नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 143A में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अक्यूज़ को ये ऑर्डर दे सकती है कि वो कंप्लेनेंट को चेक अमाउंट का 20% तक अमाउंट इंटरिम कंपनसेशन के रूप में दे। लेकिन क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 143 एक मैंडेटरी प्रोविज़न है? क्या कोर्ट के द्वारा हर केस में इंटरिम कंपनसेशन दिया जा सकता है? और इसके बाद कोर्ट कौन से केसेस में इंटरिम कंपनसेशन दे सकती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम कंपनसेशन के ऊपर विस्तार से बताया है और ट्रायल कोर्ट को सेक्शन 143A के तहत इंटरिम कंपनसेशन देने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में भी बताया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी मैटर में कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे कॉल मी फॉर ऐप पर हमारी इस आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 143 एक मैंडेटरी प्रोविज़न है या डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न है। क्या कोर्ट के पास हर केस में ये अधिकार है कि ट्रायल के शुरू होने से पहले ही कोर्ट अक्यूज़ को ऑर्डर दे सकती है कि वो चेक अमाउंट का 20% कंप्लेनेंट को एज ए इंटरिम कंपनसेशन के रूप में दे? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या जजमेंट दिया उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस के क्या फैक्ट्स थे। तो दोस्तों, इसमें जो कंप्लेनेंट था उसको अक्यूज़ के पास से 4.25 करोड़ के आसपास लेना था, जिसको चुकाने के लिए अक्यूज़ ने उनको 2 चेक दिए थे, जिसमें से जो पहला चेक था 2 करोड़ 20 लाख रुपए का, वो बाउंस हो गया। उसके बाद कंप्लेनेंट के द्वारा उसको डिमांड नोटिस भेजी गई। जब डिमांड नोटिस के भेजे जाने के बाद में भी कंप्लेनेंट को पैसे नहीं मिले तो उसने 138 के अंडर अक्यूज़ के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने के बाद में अक्यूज़ को समन किया गया। अब इसके बाद जो कंप्लेनेंट था उसने कोर्ट में 143A के अंडर इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन की, जिसको कोर्ट के द्वारा अलाउ किया जाता है और अक्यूज़ को ऐसा डायरेक्शन दिया जाता है कि वो 60 दिनों के अंदर कंप्लेनेंट को 10 लाख रुपए एज ए इंटरिम कंपनसेशन के रूप में दे, जिससे प्रभावित होकर अक्यूज़ पहुंच जाता है सेशन कोर्ट के सामने। जब वहाँ भी अक्यूज़ को राहत नहीं मिलती तो वो पहुंच जाता है हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट में भी जब उसे कोई भी रिलीफ नहीं मिलता तो वो आखिरकार पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अक्यूज़ के वकील के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सेक्शन 143A में कहीं भी शॉल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहाँ पर मे वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो कि कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर को दर्शाता है, ना कि मैंडेटरी पावर को। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट को इंटरिम कंपनसेशन डिसाइड करने से पहले इस बात को डिसाइड करना होगा कि क्या कंप्लेनेंट का केस प्राइमा फेसी केस है, और उसके बाद अगर नहीं है तो अक्यूज़ का डिफेंस मेड आउट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि कंप्लेनेंट का केस मेड आउट हो रहा है तो उसके बाद कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जो कि बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कंप्लेनेंट की तरफ से उनके वकील के द्वारा यह कहा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के अनुसार अक्यूज़ के ऊपर यह प्रिजम्पशन होता है कि उसका चेक कंप्लेनेंट के पास कैसे गया। उसकी यह जिम्मेदारी है कि यह प्रिजम्पशन को रिवर्ट करे। इसके लिए ये एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय उसका डिफेंस को ध्यान में रखना इररिलेवेंट है, और 143 एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया और इस विषय पर अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी। तो दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरली जो मे वर्ड है उसको मस्ट की तरह यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इनफ्लेक्सिबल रूल के अंदर जो मे वर्ड है उसको मस्ट समझा जा सकता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट के द्वारा किस उद्देश्य से कानून को पास किया गया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 में 143A और 148 एनएक्ट में इसलिए लाया गया था ताकि कंप्लेनेंट को अपने ही पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको बहुत सारे एफर्ट लगाने के बाद में अपने पैसे अक्यूज़ से वापस मिलते हैं, तो इन कानून की वजह से उनको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये समझाते हुए कहा गया कि धारा 143A और 148 का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। जहां 148 में जब अक्यूज़ अपील में जाता है, इसलिए कोर्ट के द्वारा उसे आदेश दिया जाता है कि वह 20% चेक अमाउंट का कंप्लेनेंट को दे, लेकिन सेक्शन 143A के समय ट्रायल कंक्लूड होना बाकी ही रहता है। इसलिए 143A में दिए हुए वर्ड मे को मस्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता, और अगर मे वर्ड को शॉल समझकर इंटरप्रेट किया गया तो हर केस में अक्यूज़ को 20% तक इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा। इसके लिए इसको ऐसा इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, और अगर इस प्रोविज़न को ऐसे इंटरप्रेट किया गया तो ये क्लियरली आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा और फेयर जस्टिस का भी वायलेशन होगा।
जिसके चलते उसको इस तरह मैंडेटरी प्रोविज़न मानकर नहीं चला जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन से सर्कमस्टांसेस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा इंटीरियम कंपोजिशन दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी गाइडलाइन सेट कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट इंटीरियम कंपोजिशन की एप्लीकेशन को डिसाइड कर रही है तो कोर्ट को सबसे पहले ये देखना होगा कि कंप्लेंट का केस प्राइमा फेसी मेड आउट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अक्यूज़ के डिफेंस को भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर कोर्ट इस निर्णय पर पहुंच भी जाता है कि कंपनसेशन ग्रांट करना है, तो उसमें भी कोर्ट को यह देखना है कि अक्यूज़ की प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उसके बाद अगर सेम मैटर में सिविल केस पेंडिंग होगा तो उसका स्टेटस भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कोर्ट को ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्रेजेंट केस में भी कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार प्रेजेंट केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा 10 लाख रुपए अक्यूज़ को भरने का डायरेक्शन दिया गया, हालांकि यह अमाउंट चेक अमाउंट का 5% अमाउंट भी नहीं है, लेकिन इस केस में अक्यूज़ की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वह इतने पैसे भर सके, तो इस बात को भी कोर्ट के द्वारा ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया कि जो इंटीरियम कंपनसेशन की एप्लीकेशन है वो ट्रायल कोर्ट फिर से डिसाइड करे और दी हुई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर डिसाइड करे, और जो अमाउंट अक्यूज़ के द्वारा कोर्ट में डिपॉजिट की गई है उसको एप्लीकेशन की डिसाइड होने तक एफडी में डालकर संभाल कर रखा जाए। उसके बाद जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा उसके हिसाब से उन पैसों का क्या करना है वो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर करके ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हर केस में कोर्ट के द्वारा 143A के अंदर इंटीरियम कंपोजिशन नहीं दिया जा सकता। उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में बताई गई गाइडलाइन को ध्यान में रखते ही ट्रायल कोर्ट इंटीरियम कंपोजिशन को ग्रांट कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।